हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब अच्छे हो, मस्त हो, लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहे हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट कर कर जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लग रही है। प्लीज़ प्लीज़ आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करना मत भूलना और शेयर करना भी मत भूलना। जल्द मिलते हैं न्यू एपिसोड के साथ और बिना देरी करते हैं वीडियो को। भूमिका गाड़ी लेकर आगे बढ़ चुकी थी तो कबीर सिंह का मुंह खुला का खुला रह गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसे कैसे हो सकता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, क्योंकि उसे पता है अनिका पेशे से डॉक्टर है। अगर वो कोई गंभीर कंडीशन नहीं होती तो वह अपने आप को हॉस्पिटलाइज नहीं कराती। अब कबीर सिंह की आंखों से लगातार आंसू बहने लग गए। उसे समझ नहीं आ रहा था वह करे तो क्या करे क्या। गाड़ी की स्पीड काफ़ी तेज थी और कुछ समय बाद ही उसकी गाड़ी लाइफ केयर हॉस्पिटल के बाहर आकर रुकती है। वह अपनी आंखों में आए हुए आंसू को पोंछता है, पानी पीता है, अपने आप को शांत करता है ताकि कोई भी कुछ समझे ना। इसलिए वह फिर अपने फ़ोन को उठाता है, पॉकेट में डालकर गाड़ी से बाहर निकलकर अब धीरे धीरे करके आगे की तरफ बढ़ रहा था। वही दो नज़रें उसे देख रही थी, लेकिन वे नज़रें लगातार उस पर बनी हुई थी। उसे नहीं पता था कि आखिर जो दो नज़रें उसे फॉलो कर रही हैं वो उन्हें कबीर सिंह पहले ही देख चुका है। इसलिए वह बेसमेंट के साथ एक गार्ड के साथ कुछ समय के लिए बात करता है, फिर अपनी गाड़ी में बैठ जाता है, फिर कुछ टाइप करता है। उसके तुरंत बाद गाड़ी से फिर बाहर निकलता है, यानी कि उसे एक तरफा का चकमा देना चाहता था। तभी अपने फ़ोन को फिर से पॉकेट से निकाल कर लाउडली लाउडली बातें करने लग जाता है। हाँ सनी, अनिका मैडम को देख कर आता हूँ, फिर तुम्हें कंडीशन के बारे में बताता हूँ। आई होप हमारी मैडम ठीक ही होंगी, नहीं तो मुझे ही सारा काम करना पड़ेगा उनका, जो कि मेरे बस का नहीं। मैं यहाँ पर सिर्फ चंद दिनों की ट्रेनिंग पर आया हूँ, लेकिन पता नहीं अब मुझे कितना और ये सब बर्दाश्त करना होगा। मेरे डैड को भी क्या ज़रूरत थी मुझे ऐसे ऑफिस में भेजने के लिए जहाँ की मैम ही छुट्टी पर रहती है। ये सब कहकर वह थोड़ा सा स्माइल करता है और बातें करते हुए अपनी पॉकेट में फ़ोन को रख देता है। उसका काम हो चुका था, इसलिए अब वह बड़े आराम से हॉस्पिटल के मेन दरवाजे से होता हुआ अंदर की तरफ बढ़ गया था। वहीं दूसरी तरफ टापू बड़ी सी स्क्रीन अब पूरी तरह से बंद हो चुकी थी। आर्यन अलेक्जेंडर या कुछ पल तक उसी बंद स्क्रीन को देखने लगे। उसके साथ अब्दुल रोबोट जॉन भी मौजूद था। अलेक्जेंडर ने स्क्रीन की तरफ आखिरी बार फिर से देखा, फिर बोला, अभी मुझे मम्मा के बारे में और जानना था। तभी रिया ने कहा, तुम्हें पता है हम 6 पड़ाव पर हैं और हमें इसे पार करना होगा, तभी हमें मोम की आगे की जर्नी के बारे में पता चलेगा। चलो अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। सभी खड़े हो जाते हैं। आर्यन ने अपने बैग से ठीक है कहा और उठा लिया, लेकिन इस बार रास्ते पे कुछ अजीब तो पहले में देखो। रिया हंस पड़ी, पिछली बार भी तुमने ही कहा था और सबसे पहले डर कर मेरे पीछे छिप गए थे। तो तभी आर्यन ने बड़े ही प्यार से रिया की तरफ देखा और कहा, मैं डर नहीं रहा था, मैं बस तुम्हें मौका दे रहा था। अब्दुल ने हंसते हुए कहा, हाँ बहुत बड़ा मौका। जॉन भी रोबोटिक आवाज में कहा, सुनाई नहीं दिया? आर्यन की बहादुरी की प्रतिशत स्तंगित। सभी हंस पड़े, लेकिन उसकी हंसी ज़्यादा देर तक ना रही, क्योंकि कुछ दूरी आगे बढ़ने पर झाड़ियों के पीछे एक भारी आवाज़ सुनाई दे रही थी। कुछ 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 कुछ। सबके कदम जैसे ठिठक गए। जो ने तुरंत आसपास स्कैन किया, सावधान, आगे दो विशाल जीव मौजूद है। रिया ने तुरंत अब अपने तरफ देखते हुए फिर अपने भाइयों की तरफ देखा, क्या है ऐसा वहाँ? लेकिन हमें आगे बढ़कर देखना होगा, क्योंकि अजीब सी आवाज़ें हो रही हैं। वहीं अलेक्जेंडर उनकी आवाज़ें सुनकर समझ चुका था, शायद वो कुछ परेशानी में है। अगले ही पल झाड़ियों के बीच से 2 विशालकाय चिंपैंजी बाहर आए। वो बहुत बड़े और ताकतवर दिखाई दे रहे थे। उनकी निगाहें सीधे बच्चों पर थी। आर्यन धीरे से बोला, ये हमें देख क्यों रहे हैं? अब्दुल ने कहा, शायद इन्हें हम पसंद नहीं आए। रिया ने उसे घूर कर कहा, अब्दुल। लेकिन अलेक्जेंडर की नज़र उन दोनों चिंपैंजियों पर टिकी हुई थी। वह कुछ अलग महसूस कर रहा था। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, बेचैनी थी। एक चिंपैंजी बार बार पीछे मुड़कर एक दिशा में देख रहा था, फिर वापस बच्चों को देखता, फिर उसी दिशा में। अलेक्जेंडर धीरे से आगे बढ़ा। रिया ने तुरंत उसका हाथ पकड़ना चाहा। अलेक्जेंडर रुको,
अलेक्जेंडर ने पलटकर कहा, डरो मत, ये हम पर हमला नहीं करना चाहते। आर्यन हैरानी के साथ उसे देखने लगा। तुम्हें कैसे पता? अलेक्जेंडर ने जवाब नहीं दिया। वह धीरे धीरे चिंपैंजी के करीब जाता गया। चिंपैंजी ने एक अजीब सी आवाज़ निकाली। अलेक्जेंडर कुछ पल बिल्कुल शांत रहा, फिर उसने उसी दिशा में देखा जहाँ चिंपैंजी बार बार देख रहे थे। उसकी आंखें अचानक गंभीर हो गई। क्या तुम्हारा कोई अपना उधर है? तभी उन्होंने हाँ में अपनी गर्दन हिलाई। कहा जाता है चिंपैंजी बिल्कुल इंसानों की तरह हरकत करते हैं, बातें नहीं कर सकते लेकिन सारे काम वैसे ही करते हैं। हाथों के साथ अपने वो सभी काम कर सकते हैं जो एक आम इंसान कर सकता है। तुम्हारा बच्चा? रिया चौंक गई। क्या? अलेक्जेंडर ने पीछे मुड़कर सबको देखा। इनका बच्चा कहीं फंसा हुआ है। सभी कुछ सेकंड तक उसे देखते रह गए। आर्यन ने धीरे से पूछा, तुम्हें इनकी बात समझ आती है? क्या तुम्हें इनकी लैंग्वेज समझ आती है? अलेक्जेंडर ने सिलाया। पूरी तरह नहीं कह सकता, लेकिन इनकी आंखों और उनकी आवाज़ बता रही है ये मदद मांग रहे हैं। जो ने तुरंत अपने सेंसेस सक्रिय किए, अक्षेत्र की जांच कर रहा। कुछ सेकंड बाद जॉन की आंखों में लाल रोशनी चमकी। दाईं ओर लगभग 15 मीटर नीचे एक गहरी खाई है। वहाँ एक छोटे जीव की हलचल दर्शाई जा रही है। रिया ने तुरंत उस पर देखा। वहाँ घनी झाड़ियों के नीचे एक छोटी सी खाई थी और नीचे बहुत धीमी आवाज़ आ रही थी, कुक 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 कुक। चिंपैंजी आप चिल्लाने लगे क्योंकि उनके कानों में भी अब वो आवाज़ आने लगी। अलेक्जेंडर समझ गया, हाँ यही है, इसका बच्चा नीचे गिर गया है। अब समस्या ये है कि खाई काफ़ी गहरी थी, अंदर उतरना आसान नहीं था। वे बंदर होकर नीचे नहीं जा रहे, लेकिन हम इंसान होकर कैसे जा सकते हैं? आर्यन ने तुरंत कहा, जॉन कोई सुरक्षित रास्ता है? जॉन ने आसपास स्कैन किया। सीधा रास्ता जोखिमपूर्ण है, लेकिन बाईं तरफ चट्टानों के बीच एक सकरा रास्ता है। अब्दुल ने अपना सामान उतारा। तो फिर देर किस बात की है? रिया ने तुरंत कहा, कोई जल्दबाजी नहीं करेगा, पहले हम बच्चे तक सुरक्षित पहुंचेंगे, उसके बाद कुछ सोचेंगे। अलेक्जेंडर ने नीचे जाने का लगा। चिंपैंजी की माँ बेचैनी से उसे देख रही थी, मानो उसका बच्चा ही उसके अंदर जा रहा है। उसे वह रोक रही थी। अलेक्जेंडर ने उसकी आंखों में देखा, धीरे से कहा, हम हमारे तुम्हारे बच्चे को लेकर आएंगे और हमारी फिक्र मत करो, हम काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। चिंपैंजी कुछ पल शांत रह गए। जो ने अपनी मजबूत धातु वाली बाँह आगे की और एक सुरक्षित रस्सी निकाली। आर्यन ने उसे चट्टान के मजबूत हिस्से में बांध दिया। मैं नीचे जाता हूँ, अलेक्जेंडर बोला। नहीं, पहले मैं जाऊँगा, मैं बड़ा हूँ इसलिए, आर्यन ने कहा। लेकिन इतना कहना ही था कि वह चुप हो गया। अलेक्जेंडर मुस्कुरा दिया। मैंने कहा बड़ा पहले, तुम ऊपर से मेरी मदद करना। रिया ने दोनों को देखा और कहा, सावधानी से। सभी ने कुछ समय में ही सारा प्लान बना लिया था। अलेक्जेंडर ने धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। कुछ ही क्षण बाद उसकी आवाज़ सुनाई दी, शायद यहाँ पर है। मिल गया, क्योंकि यह नीचे नहीं गिरा बल्कि यहाँ चट्टानों के बीच फंसा है। शायद ये ऊपर आना चाहता है, लेकिन ऊपर की चीज़ें से दिखाई नहीं दे रही। नीचे एक छोटा सा जीव पेटी कांटेदार बेलों के बीच फंसा हुआ था। उसका पैर एक मोटी जड़ के बीच दबा हुआ था। वह डर के मारे काँप रहा था। अलेक्जेंडर अब उसके पास बैठ गया। डरो मत, हम तुम्हें बाहर निकालने आए हैं। बच्चे ने डरते हुए उसकी तरफ देखा। अलेक्जेंडर ने बहुत सावधानी से जड़ हटाने की कोशिश की, लेकिन जड़ काफ़ी भारी थी। उसने ऊपर से आवाज़ लगाई, जॉन थोड़ी मदद चाहिए। जॉन ने अपनी धातु की बाँह नीचे बढ़ाई। आर्यन और अब्दुल ने ऊपर से रस्सी संभाली। जॉन ने जड़ को धीरे धीरे उठाया। वहीं अलेक्जेंडर ने बच्चे को अपनी बाहों में उठा लिया। हो गया। ऊपर खड़े सभी के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। चिंपैंजी के बच्चे ने अब अलेक्जेंडर के बिल्कुल पीठ पर चिपक गया, जैसे एक बच्चा अपनी माँ की पीठ पर चिपकता है। उसे देखकर लगातार वह उसे गुदगुदी करता हुआ ऊपर जा रहा था। अलेक्जेंडर बार बार उसे कह रहा था, क्या कर रहे तुम? गिर जाएंगे हम दोनों। ऐसी कंडीशन नहीं है, मेरा हाथ छूट गया तो शायद हम इस दुनिया से ही लापता हो जाएंगे। जैसे ही अलेक्जेंडर बच्चे को लेकर धीरे धीरे करके ऊपर आ रहा, दोनों बड़े चिंपैंजी तेजी से उसकी तरफ आए। एक पल के लिए सभी सतर्क हो गए, लेकिन चिंपैंजी ने अलेक्जेंडर पर हमला नहीं किया। उसने अपने बच्चे को धीरे से अपनी बाहों में ले लिया। फिर कुछ सेकंड तक अलेक्जेंडर को देखती रहे, उसकी आंखों में जैसे शुक्रिया अदा करना चाहती हो। अलेक्जेंडर मुस्कुरा दिया। अब ठीक है, इसे चोट ज़्यादा नहीं लगी। आर्यन ने आश्चर्य से पूछा, तुम सच में इनकी बातें समझ लेते हो? अलेक्जेंडर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, शायद
ये मेरे अंदर पहले से था। मुझे बस धीरे धीरे समझ आ रहा है कि मैं क्यों जानवरों के प्रति इतना वफादार हूँ। रिया और अब्दुल एक दूसरे को देख रहे थे। उन्हें समझ आ गया था कि वाकई में ही अलेक्जेंडर सही कह रहा है, क्योंकि वह जानवरों के बीच रह पला बड़ा है और उसने भी काफ़ी बार बताया है। जब वह दिल्ली आया था तो अपने साथ काफ़ी किस्म के जानवर लेकर आया था और शुरू में वो बातें ऐसे अजीब अजीब करता था, उन्हें अच्छा नहीं लगता था। लेकिन धीरे धीरे वह अपने भाई की हर चीज़ को महसूस कर चुकी थी और शायद आर्यन को भी अब सारी बातें फिर से रिमाइंड हो चुकी थी, याद आ चुकी थी। अब वह उसे कुछ नहीं कहता, जो अब धीरे धीरे सामने आ रही थी। उन्हें पता था उनके अंदर काफ़ी ताकत है, लेकिन अभी हमें पता नहीं है। धीरे धीरे हमारी इम्प्रूव हो सकती हैं, जैसे हमारी मोम ने की। उनके अंदर बस यही बातें चल रही थी। वहीं जिम्पेजी परिवार जाने लगा, लेकिन कुछ कदम बाद जिम्पेजी फिर मुड़े। उन्होंने अलेक्जेंडर की तरफ देखा और एक धीमी आवाज़ निकाली। अलेक्जेंडर के चेहरे पर अचानक गंभीरता आ गई। रिया ने पूछा, क्या हुआ? अलेक्जेंडर ने दूर जंगल की तरफ देखते हुए कहा, वो हमें धन्यवाद नहीं कह रहे। सब चुप हो गए। तो वो हमें किसी खतरे से सावधान कर रहे हैं। अब्दुल तुरंत पूछा, किस खतरे से? अलेक्जेंडर ने जंगल के अंधेरे हिस्से की तरफ देखा। उसने कहा, आगे इंसानों से बचकर रहना, क्योंकि वहाँ पर जो इंसान है वो जानवरों से भी काफ़ी खतरनाक है। जो उनकी आंखों की रोशनी तुरंत तेज हो गई और जंगल की खामोशी के बीच कहीं बहुत दूर से किसी भारी चीज के टूटने की आवाज़ सुनाई दी। सभी की निगाहें एक साथ उसी दिशा में उठ गई। दिल्ली अब धीरे धीरे शाम में तब्दील हो चुकी थी। सड़कों पर गाड़ियों की आवाज़ बढ़ चुकी थी, लेकिन एक काली गाड़ी बिना रुके तेजी से अब आगे बढ़ रही थी। उसमें बैठा एक व्यक्ति काफ़ी गंभीरता के साथ किसी पर फ़ोन से लगातार बातें कर रहा था और वह दिल्ली की उस इलाके की सारी अपडेट उस व्यक्ति से ले रहा था। धीरे धीरे करके उसके माथे पर पसीने की बूंदें भी दिखाई दे रही थी, लेकिन फिर भी वह अपनी आक्रोश, अपनी आत्मविश्वास को ऐसे ही बरकरार रखता है और उस व्यक्ति को कुछ गाइड करता है। उसके तुरंत बाद फ़ोन कट जाता है और वह काली गाड़ी वाला व्यक्ति अपनी स्पीड को अब 2 से 3 गुना कर अब आगे की तरफ बढ़ता चला जाता है। वहीं लाइफ केयर हॉस्पिटल। रोहित अब अंदर लाइफ केयर हॉस्पिटल के मेन गेट से आगे की तरफ बढ़ गया था। उसके कदम तेजी से इमरजेंसी वार्ड की तरफ बढ़ रहे थे। एक नर्स ने उसे रोकने की कोशिश की। सर, आप कहाँ जा रहे हो? लेकिन रोहित बिना रुके आगे बढ़ रहा था। उसे पता था अनिका कहाँ है, किस कमरे में है, किस मंजिल पर है, किस रास्ते से जाना है, क्योंकि वह जानकारी उसे किसी ने नहीं दी। उसे बस अनिका के बारे में सब पता है, क्योंकि वह उसका ही तो हॉस्पिटल है। सीढ़ियों पर चढ़ते हुए एक उसका चेहरा लगातार बदल रहा था। कभी वह आंखें बंद कर लेता तो कभी गहरी सांस लेता। उसने लिफ्ट का भी वेट नहीं किया, क्योंकि लिफ्ट में काफ़ी भीड़ थी और वह उसी प्राइवेट लिफ्ट का यूज नहीं कर सकता था, क्योंकि उसे पता था उसे नज़रों में नहीं आना, नज़रों से बचकर ही सारे काम करने हैं। हर बार आंखें बंद करते ही वह दृश्य सामने आ जाता। अनिका घायल है, उसके हाथों पर चोट है, वह उसके पास नहीं है। उसके कदम एक एक आगे की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन उसकी सांसें जैसे रुक रही थी कदम के साथ। उसने दीवार का सहारा लेकर ऊपर की तरफ बढ़ने लगा, क्योंकि सीढ़ियाँ काफ़ी ऊंची थी और टॉप फ्लोर पर अनिका को रखा गया था। आंखों से आंसू फिर निकल पड़े। मैं तुम्हारे साथ क्यों नहीं था? उसकी आवाज़ इतनी धीमी थी कि शायद खुद उसके अलावा किसी को सुनाई ना दे। वह जल्द जल्द ऊपर की तरफ बढ़ रहा था। वहीं दूसरी तरफ इमरजेंसी वार्ड के एक शांत कमरे में अनिका गहरी नींद में थी, क्योंकि उसे प्रीति द्वारा इंजेक्ट किया गया था। उसके हाथों पर पट्टियाँ बंधी थी। कुछ छोटे छोटे पत्थरों के टुकड़ों के कारण उसके हाथों में गहरी चोट आई थी। दवा का असर था, शरीर में थका हुआ था, लेकिन उसके चेहरे पर अजीब सी शांति थी, जैसे कई दिनों की भागदौड़ के बाद आज पहली बार उसके शरीर को आराम मिला है। वह सो रही थी, लेकिन उसका मन जाग रहा था। वहीं अनिका गहरी नींद में होने के साथ उसे एक सपना आता है। अचानक उसके आसपास का अस्पताल गायब हो जाता है। वह खुद को एक खूबसूरत जगह पर खड़ी देखती है, जहाँ हमेशा रोहित उसे लेकर जाता था। चारों तरफ हरियाली थी, हवा में ठंडक थी और दूर पहाड़ दिखाई दे रहे थे। अनिका ने अपने हाथ की तरफ देखा। उसका हाथ किसी ने पकड़ रखा था। वह धीरे धीरे पलटी। उसके सामने रोहित का चेहरा था। अनिका की आंखों तुरंत चमक आई। रोहित ने कुछ नहीं कहा, बस उसका हाथ थोड़ा और कसकर पकड़ लिया। अनिका मुस्कुरा दी।
वह उसके साथ चलने लगी। दोनों के बीच कोई बड़ी बातें नहीं थी, फिर भी सब कुछ कहा जा रहा था। कुछ कदम बाद अनिका ने शरारती अंदाज में उसकी हाथ खींचा। इतना धीरे क्यों चल रहे हो मिस्टर मारवा? रोहित मुस्कुरा दिया। क्योंकि मुझे डर है तुम फिर कभी भाग ना जाओ। अनिका ने उसकी तरफ देखा। मैं कहाँ जाऊंगी? रोहित जवाब नहीं दिया, बस उसकी तरफ प्यार से देखता रहा। अनिका समझ गई। वह धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखकर खड़ी हो गई। कुछ पल दोनों चुप रहे। फिर अनिका ने धीरे से कहा, तुम मेरे साथ रहो तो मुझे किसी चीज़ का डर नहीं है मिस्टर मारवा। रोहित की आंखें में भावुकता उतर आई। उसने उसका हाथ अपने दोनों हाथों में ले लिया। मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा अनिका। अनिका की आंखें बंद कर ली और उस पल उसे लगा जैसे दुनिया में कोई खतरा ही ना हो, न कोई मिशन, न कोई दुश्मन, न कोई रहस्य, बस वो, उसके बच्चे और रोहित। जहाँ पर उसकी दुनिया स्टार्ट होती है वहीं पर अनिका की दुनिया खत्म होती है। वहीं धीरे धीरे एक व्यक्ति उस वार्ड की तरफ बढ़ चुका था। दूर कहीं एक हल्की सी आवाज़ उसे आ रही थी, अनिका। अनिका रोहित के साथ थी, लेकिन फिर भी उसे अपने नाम से इतने प्यार से कौन पुकार रहा है? ये भी अनिका के लिए काफ़ी हैरानजनक था, क्योंकि अनिका सपने के अंदर थी। अनिका आंखें खोली। रोहित उसके सामने था, लेकिन धीरे धीरे उसकी तस्वीर धुंधली होने लगी। रोहित, वह घबरा गए। उसने उसका हाथ और कसकर पकड़ लिया। रुको। रोहित की आवाज़ आई, मैं यही हूँ। अनिका ने उसे देखने की कोशिश की, लेकिन सपना टूटने लगा। नहीं, उसकी आंखों से आंसू निकल गए। मुझे अकेला मत छोड़ो मिस्टर मारवा, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। शायद तुम नहीं जानते मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। शायद मुझे भी नहीं पता कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। अपने प्यार को मैं कभी बयां नहीं कर पाती, लेकिन बयां से कई ज़्यादा, कई बढ़कर मैं तुमसे प्यार करती हूँ। वहीं अनिका की उंगलियां हल्की सी हिली। उसने नींद में किसी का हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसके होठों से बहुत धीमी आवाज़ निकली, रोहित। दरवाजे के बाहर खड़ा रोहित वहीं रुक गया। उसने वह आवाज़ सुन ली थी। उसकी सांसें अटक गई, उसकी आंखें तुरंत नम हो गई, क्योंकि ये तो अनिका की आवाज़ थी। उसके कानों में बिल्कुल आराम से, बारीकी से आ चुकी थी। कुछ सेकंड तक वह दरवाजे के बाहर खड़ा रहा। फिर धीरे से उसने दरवाजे की ओर हाथ बढ़ाया, लेकिन उसका हाथ वहीं रुक गया। कबीर सिंह बनकर वह अंदर जा सकता था, लेकिन एक पति की तरह वह अपनी पत्नी की तरफ नहीं जा सकता था। एक प्रेमी की तरह वह अंदर जा सकता था, लेकिन जो एक पति अपनी पत्नी की केयर करता है वैसे नहीं जा सकता था। उसके सामने दवंत स्टार्ट हो गया था, लेकिन इंसान वही था। पहचान नहीं थी तो रिश्ते भी तो नहीं थे, लेकिन पहचान से कुछ नहीं होता तो सिर्फ रिश्तों से। अनिका उसकी पत्नी है और वो उसकी पत्नी ही रहेगी। दुनिया के सामने भले ही ये बात लोगों के सामने ना आए, लेकिन दोनों एक दूसरे के लिए जानते थे। अनिका के पास अभी डिपार्टमेंट के लोग थे जो कि उसके साइड में बैठे थे, उसकी ऑब्जर्वेशन कर रहे थे। जहाँ पर एक नर्स भी थी। कई आंखें थी, कई सवाल थे, और सबसे बड़ा खतरा उसकी असली पहचान थी। रोहित ने अपनी मुठ्ठियां बंद कर ली। उसे लगा अनिका अकेली होगी, लेकिन भूमिका ने काफ़ी अच्छे से उसकी सिक्योरिटी को रखा है। शायद वह भूमिका से इम्प्रेस हो गया कि उसकी बहन ने अपनी भाभी के लिए काफ़ी अच्छा सोचा है। आंखों से एक आंसू नीचे गिर गया। उसने दरवाजे को देखा और बहुत धीमे से कहा, बस थोड़ा और अनिका, तुम्हें पता भी ही नहीं है तुमसे दूर रहना मेरे लिए कितना मुश्किल है। वह पलटा, लेकिन तभी अंदर से फिर अनिका की धीमी और पोलाइटली आवाज़ आई, रोहित के कदम फिर से रुक गए। इस बार उसे आंखें बंद कर ली। उसके चेहरे पर दर्द के साथ एक हल्की मुस्कान आ गई, क्योंकि वह जानता था दुनिया ने उसका चेहरा बदल दिया है, नाम बदल दिया है, पहचान बदल दी है, लेकिन अनिका के दिल में मौजूद रोहित को कोई नहीं बदल सकता। और कमरे के अंदर गहरी नींद में सो रही अनिका को अभी यही नहीं पता था कि जिस व्यक्ति को वह अपने सपने में महसूस कर रही है, बल्कि वो उसके समीप है। वह व्यक्ति इस वक्त उसके कमरे के दरवाजे पे ठीक बाहर खड़ा है, जो उसे आसानी से सुन पा रहा है। वही मल्होत्रा मैंसन से आज सुबह श्वेता और अंजलि मामी दोनों लाइफ केयर हॉस्पिटल आई थी। अंजलि मामी का कुछ डेली रूटीन चेकअप हुआ था। उनकी कुछ रिपोर्ट्स भी एक दिन पहले कराई थी। आज दोनों ही उन्हीं रिपोर्ट्स को, मेडिकल फाइलों को लेने के लिए हॉस्पिटल पहुंची थी। अंजलि अपनी फाइल संभालते हुए
श्वेता के साथ कॉरिडोर से गुजर रही थी। तभी सामने से प्रीति आती हुई दिखाई दी। प्रीति को देखते ही अंजलि मामी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। अरे प्रीति, तुम यहाँ? हाँ, प्रीति ने भी खुद को सामान्य दिखाने की कोशिश की, करते हुए मुस्कुराकर कहा, हाँ हाँ मामी जी, बस कुछ काम था। और आपको रिपोर्ट्स मिल गई? हाँ, ले ली। तीनों वहीं कुछ देर तक खड़ी होकर बातें करने लगी। श्वेता भी बीच में बातचीत को शामिल कर रही थी। माहौल बिल्कुल सामान्य था, लेकिन प्रीति का ध्यान बार बार उसी दिशा में था जहाँ जा रहा था, जहाँ हॉस्पिटल का इमरजेंसी वार्ड था, क्योंकि वह उस डायरेक्शन में ही आगे की तरफ जा रही थी। डेली रूटीन के सभी चेकअप हो चुके थे। अब उसे अनिका से मिलना था। उसके चेहरे पर छिपी बेचैनी अंजलि की नज़रों से बच ना पाई, क्योंकि अंजलि मामी को काफ़ी तजुर्बा था और तजुर्बे के मुताबिक उसे समझ आ रहा था कि प्रीति काफ़ी बेचैन है, वह काफ़ी परेशान है। कुछ देर बाद अंजलि ने अचानक कहा, वैसे प्रीति, अनिका आजकल बहुत बदल गई है। पता नहीं क्या हो गया है मेरी बच्ची को। प्रीति के चेहरे पर मुस्कान एक पल के लिए गायब हो गई। अंजलि आगे बोलती रही, जब से रोहित गया है वो ना तो मल्होत्रा मेंशन आती है और ना ठीक से फ़ोन उठाती है। कितनी बार फ़ोन किया है मैंने, लेकिन या तो फ़ोन नहीं उठता या फिर बहुत थोड़ी देर बात करके रख देती है। प्रीति चुपचाप अंजलि की बातें सुन रही थी, लेकिन उसके दिमाग में अचानक कल रात का पूरा मंजर घूमने लगा। अनिका की वह हालत, उसकी बुरी तरह से घायल होना, खून से लथपथ हाथ, सब कुछ उसके दिमाग में फिर से रिफ्लैश होने लगा। अगर उसे समय पर हॉस्पिटल ना लाया जाता तो शायद उसका हाथ बुरी तरह से डैमेज हो सकता था। और सबसे डराने वाली बात, अगर अनिका की जगह कोई दूसरा इंसान होता तो उसे इतनी देर तक उस हालत में छोड़ दिया जाता तो शायद वह रात ही उसकी आखिरी रात बन जाती। प्रीति की धड़कनें अब तेज होने लगी थी। उसने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन अंजलि की अगली बात ने उसे बेचैनी बढ़ा दी। रोहित के जाने के बाद वैसे भी सारी जिम्मेदारियां हमारी अनिका बच्ची पर ही आ गई हैं। वो अकेली कितनी चीज़ें संभालेगी पता नहीं, अंदर से कितनी परेशान हो गई है। प्रीति ने नज़रें झुका ली। उसके मन में सिर्फ एक ही सवाल था, मैं मामी से ये सब कैसे छिपाऊं? अंजलि ने गौर किया, प्रीति अब उनकी बातों का जवाब नहीं दे रही है। प्रीति, कोई जवाब नहीं? अरे प्रीति, कहाँ खो गई बेटा? प्रीति ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। हाँ मामी। अंजलि ने उसके चेहरे को ध्यान से देखा। क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? आज से पहले तो तुम हमेशा बिल्कुल स्माइल के साथ मिली हो, क्योंकि कल ही तो मिले थे हम जब तुमने मेरे टेस्ट किए थे। प्रीति के पास अब कोई जवाब नहीं था। उसके होठ खोले, लेकिन कुछ कह नहीं पाई, और फिर उसके मुंह से अचानक वो सच निकल गया जिसे शायद वह उसे अभी नहीं बताना चाहती थी। हाँ मामी, उसकी तबीयत काफ़ी गंभीर है। अंजलि की मुस्कान तुरंत गायब हो गई। जो अभी तक मुस्कुराकर अंजलि प्रीति से बातें कर रही थी, वह प्रीति के बोलने का इंतजार कर रही थी, लेकिन जब प्रीति ने बोला तो शायद उनकी धड़कनें जैसे रुक ही गई। क्या? प्रीति ने घबराते हुए कहा। अनिका हॉस्पिटल में है। श्वेता ने भी तुरंत उसकी तरफ देखा। क्या कह रही हो तुम? प्रीति ने धीमी आवाज में कहा। वो इमरजेंसी वार्ड में है। इतना सुनते ही श्वेता जैसे अपनी जगह से जम गई। इमरजेंसी? उसकी आवाज़ कांप रही थी। लेकिन क्या हुआ अनिका को? अंजलि भी अब घबरा गई थी। प्रीति, साफ साफ बताओ, मेरी बहन को क्या हुआ है? प्रीति कुछ पल चुप रही। उसकी आंखों के सामने फिर से अनिका का चेहरा आ गया। वह धीरे से बोली, मामी, कल रात उनकी हालत बहुत गंभीर थी। उसे बहुत गंभीर हालत में लाया गया। लेकिन हुआ क्या था? श्वेता बेचैनी से पूछा। प्रीति ने गहरी सांस ली। उसे काफ़ी चोट आई थी। हालत इतनी गंभीर थी कि अगर उसे समय पर ना लाया जाता तो शायद कुछ भी हो सकता था। इतना बोलते बोलते प्रीति की सांसें और आवाज़ रुक गई। अंजलि की आंखों में अब डर साफ दिखाई देने लगा। उसे अपने नातिनों के बारे में सोचने लगी कि रोहित जा चुका है, अगर किसी ने उनकी मोम को भी उनसे छीन लिया, ये सब कैसे हुआ? लगातार अब अंजलि मामी ने प्रीति से पूछा। मुझे नहीं पता, इन सब के बारे में आपको अनिका ही बता सकती है। शायद। प्रीति ने नज़रें झुका ली। शायद हम उसे बचा नहीं पाते, लेकिन अब वो पूरी तरह से सेफ है। आपको इतना पैनिक और घबराने की ज़रूरत नहीं है। कहीं फिर से आपको कोई परेशानी ना हो जाए, और अभी आपको कोई भी किसी भी प्रकार का स्ट्रेस नहीं लेना है। कुछ सेकंड के लिए वो पूरी तरह से सन्नाटा छा गया। तीनों बिल्कुल सक पकाकर एक दूसरे को देख रही थी। उसके मुंह से बस इतना ही निकला, मेरी अनिका। अंजलि की आंखों नम हो चुकी थी। वह अनिका के बारे में सोचकर हैरान थी। वहीं
श्वेता भी अपनी बहन के बारे में सोचकर अंदर तक हिल चुकी थी। रोहित के जाने के बाद अनिका ने खुद को संभालते हुए पूरे परिवार की जिम्मेदारियां अपने कंधों पर उठा ली थी। उसने कभी अपनी तरफ खुलकर किसी के सामने बात नहीं रखी और आज वह अनिका जिंदगी और मौत के बीच कैसे लड़ सकती है। अंजलि ने तुरंत प्रीति का हाथ पकड़ लिया। मुझे उसके पास ले चलो। वहीं प्रीति ने उसकी तरफ देखा। मामी, अभी अंजलि की आवाज़ घबरा करने के साथ साथ अपनी बेटी के लिए एक गहरा प्यार था। मुझे अपनी बेटी को देखना है। उसने बेटी शब्द पर काफ़ी जोर दिया। श्वेता भी तुरंत बोली, हाँ प्रीति, हमें अनिका दीदी के पास लेकर चलो, हमें अभी उनके पास जाना है। प्रीति कुछ पल तक दोनों को देखती रही। उसे पता था कि अब अनिका की हालत सच में उनसे छिपानी संभव नहीं है। उसने धीरे से सिर हिलाया। ठीक है, मेरे साथ आओ। तीनों इमरजेंसी वार्ड की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन जैसे ही आगे बढ़ी अंजलि के दिल की धड़कनें तेजी से बढ़ने लगी थी। उसके मन में एक एक सवाल अब पूरी तरह से गूंजने लगे। आखिर अनिका के साथ ऐसा क्यों हुआ? पहले उसके पति को और सारे दुख तकलीफें मेरी बच्ची की किस्मत में क्यों है? भगवान, ऐसा कौन सा गुनाह किया है? लाखों सवाल उसके इर्द गिर्द चक्कर काटने लगे। वही श्वेता का भी कुछ ऐसा ही हाल था। वही इमरजेंसी वार्ड की तरफ दोनों बढ़ रही थी। क्या होने वाला है? क्या अनिका और कबीर को एक साथ देखकर दोनों हैरान रहेंगी, या कबीर सिंह उनको देखकर छुप जाएगा, या फिर अनिका कबीर सिंह को पहचानने से इनकार कर देगी? जानने के लिए बने रही सार्थक स्टोरी FM पर। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें एंड प्यारा सा कमेंट कर जरूर मेंशन करें। थैंक यू। जल्द मिलते हैं न्यू एपिसोड के साथ।